हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम एक इंग्लिश का जो है वो मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो इट विल बी यूजफुल फॉर एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ एंड एमटीएस। सो स्टार्ट। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन ऑफ बिब्लियोफाइल। ठीक है। बिब्लियोफाइल का हमको साइनो बताना है। ऑप्शन दिया गया है पब्लिशर, बुक कीपर, लाइब्रेरियन या फिर बुक लवर। तो बिब्लियोफाइल कौन होता है? समवन हु लव्स बुक, जो बुक से जो है वो क्या करता है, लव करता है। फाइल मतलब लव होता है, बिब्लियोफाइल। तो इसको बोलेंगे बुक लवर, लाइब्रेरियन, बुक कीपर, पब्लिशर, पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ईडियम दिया गया, हैज टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो। ठीक है, हैज टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो। तो इसका मतलब जो है वो क्या होगा? देखो, बो का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि जो राम जी थे वो क्या थे, पीछे एक बाण रखने वाला होता है। ठीक है, और उसके अंदर बाण होता है। तो इसका मतलब यही है बो का मतलब। तो बो मतलब जो बाण रखने वाला होता है। यहाँ पे स्ट्रिंग्स का मतलब आप रिलेट कर सकते हो एरो से। ये पूरा इडियम था, हैज टू एरो टू वंस बो। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स दिया हुआ है। इसका मतलब कि अगर आपके मान लो जो कमान है, उसको बोलते हैं कमान, जो रखने वाला था, अगर उसमें एक तीर है, एक से मारोगे तो निशाना चूक गया, तो आपके पास दूसरा तीर है। इसका मतलब होता है ही हैज एन एडिशनल स्किल और ऑप्शन टू रिलाई ऑन। मतलब एक और एडिशनल स्किल है उसके पास जिस पे वो डिपेंड हो सकता है। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लैक्रीमोज। ठीक है, लैक्रीमोज का जो है यहाँ पे हमको एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत काम करेगा। टीयरफुल, मॉर्नफुल, वीपी। ठीक है, देखो टीयरफुल मतलब रोना, मॉर्नफुल मतलब रोना, वीपी मतलब ही रोना। और लैक्रीमोज का मतलब ही होता है सैड, मेलनकलिक, है ना, डिप्रेस्ड होता है। तो इसका हमको उल्टा बताना है तो क्या हो जाएगा? जोवियल। वीपी, मॉर्नफुल, टीयरफुल और लैक्रीमोज का मतलब होता है सैड। यहाँ पे हमको बताना है मिस स्पेल्ट वर्ड। ठीक है, मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है। तो यहाँ पे देखो पहला वर्ड है एक्वीसेंस। ठीक है, AQUIESCENCE। ठीक है, तो ये सही लग रहा है। बर्जियोस, बर्जियोस, BOURGEOISE, बर्जियोस, ये भी सही लग रहा है। देखो कॉन्साइंसियस का यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। CONSCIENTIOUS होना चाहिए था, यहाँ पे सी नहीं टी होगा। ठीक है। और एपिटम का मतलब होता है कोई चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल। इसका एक और वर्ड आया था क्विंट इसेंशियल। ठीक है, क्विंट इसेंशियल भी इसका मतलब होता है एपिटोम। ये इंपॉर्टेंट है। क्विंट इसेंशियल, QUINT इसेंशियल, परफेक्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे हमको जो है करेक्ट स्पेलिंग बताना है। साइटो प्लस क्रोम, तो आप जो क्रोम यूज करते हो उसका स्पेलिंग लिख दो, और साइटो जो सेल होता है उसका, तो CYTO। और सी क्रोम, CHROME, देखो यहाँ पे सही है, CYTO साइटो और क्रोम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिस यूज और सस्पेंशन। देखो यहाँ पे आप डिस यूज को पकड़ो, और ये जो स्टेट ऑफ टेम्पररी डिस यूज और सस्पेंशन, देखिए इसका मतलब होता है एबियंस। एबियंस का मतलब होता है कि आप कहीं पे जा रहे थे जर्नी पे, और थोड़े देर के लिए टेम्पररी आप आराम करते हैं, तो उसको एबियंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ही बोला जा रहा है कि आप जो है थोड़ा टेम्पररी जो है वो सस्पेंड हुए हो, डिस यूज हुए, तो उसको क्या बोलते हैं? एबियंस बोलते हैं, ABYANC। रेसेस मतलब गैप होता है। डोरमेंट, डोरमेंट वोल्केनो होता है। डोरमेंट और एक्टिव वोल्केनो, तो डोरमेंट वोल्केनो जो अब एक्टिव नहीं है, मतलब वो सो गया है। इंटरमिशन, इंटरवल होता है मूवी में, उसी 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 को क्या बोलते हैं? इंटरमिशन, जो थोड़ा सा गैप मिलता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। द एनालिस्ट फाउंड द कोरिलेशन टू बी डैश मार्जिनल टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी। तो आपने पढ़ा होगा कि टू और टू का पेयर बनता है, टू और टू का पेयर बनता है ना। टू हैवी टू लिफ्ट, टू क्रूएल टू शो काइंडनेस, ऐसे पढ़ा होगा, टू और टू का पेयर बनता है।
तो यहीं पे द एनालिस्ट फाउंड द कोरिलेशन टू बी टू मार्जिनल टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी। मतलब जो कोरिलेशन था वो बहुत छोटा था, वो पॉलिसी को उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर आर्गुमेंट वाज कंपेलिंग। मतलब जो उसका आर्गुमेंट था वो कोई को बात को मनाने वाला था। कॉम्पेल मतलब जो किसी को परजुएड करे, मना ले। हर आर्गुमेंट वाज कंपेलिंग डैश इट वाज बेस्ड ऑन आउटडेटेड डाटा। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो आर्गुमेंट क्या था, कॉम्पेलिंग था, बट ये क्या है, आउटडेटेड डाटा पर बेस्ड था। तो देखो ये पॉजिटिव बात बता रहा है, ये निगेटिव, तो दोनों उल्टा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अदरवाइज, कन्वर्सली, नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ। तो यहाँ पे आप इंस्पाइट ऑफ रख के देखो, हर आर्गुमेंट वाज कंपेलिंग इंस्पाइट ऑफ इट वाज बेस्ड ऑन आउटडेटेड डाटा। मतलब कि उसका आर्गुमेंट मनाने वाला था, बजाय कि वो आउटडेटेड डाटा का था फिर भी। तो नेवरदलेस जो है वो सही उल्टा होगा। कन्वर्सली मतलब उल्टा होता, अदरवाइज सब्सिक्वेंटली मतलब एक चीज हुआ उसी का आफ्टर इफेक्ट दूसरा होता। अगला है, हैड इट not been for her timely intervention, the discussion might well have dashed into a acrimonious stalemate. Had it not been for her timely intervention, the discussion might have well have evolved into, devolved into, emerged into या फिर absorbed into। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो यहाँ पे शुरू में मेरे को भी लगा था कि यहाँ पे क्या होगा, इवॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, डिवॉल्व। ठीक है, डिवॉल्व। डिवॉल्व का मतलब ये होता है कि कोई आदमी कोई चीज में इन्वॉल्व कर रहा है, फिर कोई चीज में टांग अड़ा रहा है, और वो धीरे धीरे जो है उससे बहुत बैड इफेक्ट होने लगता है, वो धीरे धीरे बुराई की तरफ चलने जाता है। तो डिवॉल्व होगा यहाँ पे। मतलब देखो, हैड इट नॉट बीन फॉर हर टाइमली इंटरवेंशन द डिस्कशन माइट वेल हैव डिवॉल्व इनटू एक्रीमोनियस स्टेलमेंट। एक्रीमोनियस मतलब होता है थोड़ा झगड़ा टाइप, इरिटेटिंग टाइप। तो अगर वो इंटरवेन नहीं करता तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता, निगेटिव चीज में। इवॉल्व मतलब थोड़ा अच्छे टाइप में, ठीक है, लेकिन डिवॉल्व मतलब निगेटिव चीज में वो जो है फिर बदल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिवॉल्व होगा। ठीक है, एरर बताना है। द रेगुलेटर्स द रेगुलेटर्स डिसीजन टू पोस्टपोन द इम्प्लीमेंटेशन। जो रेगुलेटर का डिसीजन था इम्प्लीमेंटेशन को पोस्टपोन करने का, वाज attributed partly to industry pressure and partly to, देखो यहीं पे गलत है, यहाँ पे देखो पैरेललिज्म, partly to industry pressure है, और partly यहाँ पे ड्यू क्यों लगा के रखा है, ड्यू नहीं होगा। partly to industry pressure उसी तरह यहाँ पे होना चाहिए था, या माउस से करते हैं, partly to लीगल एम्बिग्यूटी। ठीक है, तो पार्टली टू इंडस्ट्री प्रेशर एंड पार्टली टू लीगल एम्बिग्यूटी सराउंडिंग द रिसेंट अमेंडमेंट्स। यहाँ पे देखो डैट, इसमें भी एरर बताना है। डैट देयर exists no resource for citizens, that there exists no resource for citizens if environmental violations are, देखो वायलेशंस के लिए आर लगा है, आर कॉन्डोन्ड। कॉन्डोन का मतलब होता है क्षमा कर देना, पार्डन कर देना। इफ इन्वायरमेंटल वायलेशंस आर कंडोन्ड एट द मिनिस्ट्रियल लेवल अंडरलाइन अ सिस्टमैटिक इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ पे इस अंडरलाइन में है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंडरलाइनिंग होना चाहिए ना, दैट देयर एग्जिस्ट्स नो रिसोर्स फॉर सिटीजन्स इफ एनवायरमेंटल वायलेशंस आर कंडोन्ड एट मिनिस्ट्रियल लेवल अंडरलाइनिंग अ सिस्टमैटिक इरोजन। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं होगा, अंडरलाइनिंग होगा। ठीक है, इसको एक्टिव से पैसिव में करना। वी शॉल हैव वी शॉल हैव डिस्पैच्ड द इनविटेशंस बिफोर फ्राइडे इवनिंग। तो इसको
देखो ऑब्जेक्ट यहाँ इनविटेशन है, तो द इनविटेशन सॉल हैव है तो सॉल हैव बीन लगेगा, है ना। द इनविटेशंस सॉल हैव बीन डिस्पैच्ड बिफोर फ्राइडे इवनिंग, तो डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। देखो ये क्या है, होमोनीम है, तो इसमें आपको ऑड वन फाउंड करना होता है। मतलब जो इसके जैसा, ये सेंटेंस के जैसा मीनिंग नहीं दिया रहेगा ये वर्ड का, ओरियल का, तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन ऑड वन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, जब मीनिंग नहीं भी पता रहता तो भी ऑड वन आउट करना होता है। द मिडाइवल ओरियल विंडो प्रोजेक्टेड इलेगेंटली फ्रॉम द चैपल वॉल, तो देखो यहाँ पे ओरियल विंडो कहने का मतलब कि एक चैपल मतलब छोटा जो गिरजा घर चर्च होता है, वो भी इसको हम लोग वर्ड वन में पढ़ते हैं। तो एक यहाँ पे मिडाइवल ओरियल विंडो के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब विंडो से कुछ रिलेटेड है ये ओरियल शब्द, है ना। वो बहुत ही एलिगेंट लग रहा था, प्रोजेक्टेड एलिगेंटली, तो इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं। द प्रीस्ट एडमायर्ड द सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द ओरियल, जैसे मतलब समझो एक घर है, उसके अंदर प्रीस्ट बैठा हुआ है और उस ओरियल से मतलब विंडो से क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो ये इसके जैसा लग रहा है विंडो से रिलेटेड। द द द ड्यूक स्टूड बाय द ओरियल गेजिंग एट द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब होता है जो बरामदा होता है उसको बोलते हैं, तो कोई घर होगा और उससे बाहर ओरियल से देख रहा होगा, है ना, खिड़की टाइप। द द द टेक्नीशियन एडजस्टेड द फ्रीक्वेंसी ऑन द ओरियल, देखो खिड़की पे कोई कैसे जो है वो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकता है, तो ये ऑड लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। द स्टेन्ड ग्लास ओरियल वाज रीस्टोर्ड बाय द आर्टिसन, मतलब कि जो एक स्टेन्ड ग्लास ओरियल था वो थोड़ा ग्लास जो है हो सकता है टूट गया होगा विंडो, उसको उसने आर्टिसन ने क्या किया, उसको रिस्टोर कर दिया, फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे अलग जो है वो ये है, ऑड वन आउट फाइंड करना था, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। पैसिव क्या करना है, पैसिव टू एक्टिव करना, ठीक है। द फोटोज विल बी प्रिंटेड बाय द स्टूडियो विद इन एन आवर, ठीक है। द फोटोज विल बी प्रिंटेड बाय द स्टूडियो, तो द स्टूडियो से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट है द स्टूडियो, फोटोज गलत है, द स्टूडियो विल प्रिंट द फोटोज विद इन आवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब ये जो है क्या है, एक दिया गया है क्या, पैरा पैसेज दिया गया, इसको आप अपने से खुद से स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ूंगा, थोड़ा सा मीनिंग जो है समझेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे। इन कॉन्टेम्पररी डिस्कोर्स, मतलब अभी के जमाने में, द डिबेट बिटवीन एंट्रेप्रेन्योरशिप एंड कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट हैज गेन रिमार्केबल ट्रैक्शन, मतलब कि हाँ, जो इंटरप्रेन्योरशिप है और जो कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट है, जैसे इंटरप्रेन्योरशिप आप बिजनेस खोल रहे हो, और कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट मतलब आप जैसे गवर्नमेंट जॉब है या फिर कोई स्टेबल जॉब, तो इनके बीच का डिबेट जो है आजकल चर्चा में है, ठीक है। वाइल ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स प्रिडिक्टिबिलिटी, जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट है उसमें प्रिडिक्टिबिलिटी है, जैसे कि आपका कोई गवर्नमेंट जॉब है या फिर स्टेबल जॉब है, उसमें प्रिडिक्टिबिलिटी है, स्ट्रक्चर ग्रोथ है, ठीक है, उसमें ग्रोथ अच्छे से हो रहा है, एंड डिफाइंड करियर ट्रैजेक्टरी, और उसमें आपको रोडवे पता है कि किधर की तरफ जा रहे हैं। इंटरप्रेन्योरशिप अपील्स टू दोज सीकिंग ऑटोनॉमी, और इंटरप्रेन्योरशिप किसको अच्छा लगता है, जो कि ऑटोनॉमी चाहते हैं, मतलब कि ओपन, किसी पे डिपेंड नहीं, खुला खुला रहना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं, नई नई चीजें, एंड द पोटेंशियल फॉर एक्सपोनेंशियल रिटर्न, और उनको जो एकदम एक्सपोनेंशियल रिटर्न चाहिए ना, बहुत फायदा। However, both paths are fraught with distinct advantages and inherent uncertainty, लेकिन दोनों पाथ में जो है आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा, कुछ अनसर्टेनिटी मिलेगा। Employment, particularly within established organization, provides financial stability, एम्प्लॉयमेंट से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगा, एंड सोशल रिकॉग्निशन एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। एम्प्लॉयज आर नॉट बर्डेंड विथ एग्जिस्टेंशियल रिस्क, और जो एम्प्लॉय होते हैं उनके पास कोई रिस्क नहीं उनके ऊपर होता है, सच एज कैपिटल लॉस और मार्केट लेवल्स, मतलब कि कुछ पैसा लॉस हो जाएगा या फिर मार्केट लेवल ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है क्या, ठीक है।
For many, this structure offers psychological comfort and a clear roadmap for progression. और ये आपको बहुत आराम पहुंचाता है साइकोलॉजिकली, और क्लियर रोड मैप है आगे बढ़ने के लिए. कन्वर्सली मतलब इसका उल्टा, इंटरप्रेन्योरशिप डिमांड्स रिजिलियंस. रिजिलियंस मतलब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से जल्दी निकलना. एंटरप्रेन्योरशिप में आपको रिजिलियंस चाहिए, ठीक है. रिसोर्सफुलनेस चाहिए, कम रिसोर्स में अच्छे से उसको यूटिलाइज करे. एंड हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, मतलब आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, फिर भी उसके लिए एक टॉलरेंस चाहिए, कंफ्यूजन के लिए टॉलरेंस चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में. एंटरप्रेन्योरशिप मस्ट नेविगेट वोलेटाइल मार्केट्स. जो मार्केट वोलेटाइल है मतलब कि फिक्स थोड़े ना, मार्केट तो हमेशा चेंज करते रहता है, उसको आपको नेविगेट करना होगा, मतलब उससे पार पाना होगा. रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटीज है ना. एट द एब्सेंस ऑफ एश्योर्ड इनकम, और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में एश्योर्ड इनकम भी नहीं होता है. चैलेंजेस ओफन अंडर एस्टिमेटेड बाई एस्पेरेंट्स, है ना. इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं. येट फॉर दोज विथ हर रिस्क एपेटाइट एंड क्रिएटिव एक्यूमेन, लेकिन जिनके पास रिस्क लेने का क्षमता है, क्रिएटिव एक्यूमेन मतलब बड़ा जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं क्रिएटिव तरीके से. इंटरप्रेन्योरशिप प्रॉमिसेज अ यूनिक फॉर्म ऑफ फुलफिलमेंट, मतलब उनको इसमें फुलफिलमेंट मिलता है. इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू डिसरप्ट एग्जिस्टिंग पैराडिज्म, जो एग्जिस्टिंग पैराडिज्म है जो चलते आ रहा है उसको अलग हटके कुछ बिल्ड वेंचर्स फ्रॉम द ग्राउंड अप, कुछ नया बनाएंगे. एंड पॉसिबिलिटी सेव द इंडस्ट्री, और फिर इंडस्ट्री को सेव करेंगे. सोसाइटल परसेप्शंस फर्दर कॉम्प्लिकेट द डिक्टोमी, मतलब कि जो सोसाइटी का परसेप्शन है ये दोनों के बीच में और अंतर जो है बढ़ा देता है. डिक्टोमी मतलब अंतर होता है. इन मेनी कल्चर्स स्टडी एम्प्लॉयमेंट इज सीन एज हॉल मार्क ऑफ सक्सेस. बहुत सारे कल्चर में ये फिक्स है कि अगर आपके पास एक फिक्स एम्प्लॉयमेंट है तो आप सक्सेसफुल हो गए. वाइल इंटरप्रेन्योरियल इंडिवर्स आर ऑफन परसीव्ड एज अ रेकलेस और अनस्टेबल, और जो बिजनेस है एंटरप्रेन्योर है इसको लापरवाही या फिर अनस्टेबल माना जाता है जब तक कि वो सक्सीड न करें, until they succeed. This perception however is gradually shifting, लेकिन ये जो परसेप्शन है धीरे धीरे बदल रहा है. एज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम मैच्योर एंड इनोवेशन बिकम सिनोनिमस विथ प्रोग्रेस. जैसे जैसे जो स्टार्टअप कल्चर है वो मैच्योर हो रहा है और इनोवेशन हो रहा है, तो इसको भी प्रोग्रेस माना जा रहा है. द रियल डिसीजन देयरफॉर लाइज नॉट इन विच पाथ इज सुपीरियर. सो जो रियल डिसीजन है इसमें नहीं लाई करता है कि कौन सा पाथ सुपीरियर है, बट इन अलाइनिंग वंस टेम्परामेंट. इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना टेम्परामेंट मैच करना है, वैल्यू मैच करना है, और जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो मैच करना है विथ द डिमांड्स ऑफ ईच रूट. हर एक पर्सन का मैच अलग अलग हो सकता है. एंटरप्रेन्योरशिप में ऑफर लिबरेशन. एंटरप्रेन्योरशिप से जो है आप लिबरेट हो सकते हो, मतलब आजाद टाइप. बट इट इज नॉट विदाउट सेक्रीफाइस, लेकिन इसमें जो है आपको बिना सेक्रीफाइस के तो होगा नहीं. एम्प्लॉयमेंट में प्रोवाइड सिक्योरिटी. एम्प्लॉयमेंट तो आपको सिक्योरिटी तो मिल जाएगा, बट इट कैन कम एट अ कॉस्ट ऑफ क्रिएटिव कॉन्स्ट्रेंट. लेकिन आप इसमें क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाओगे, है ना, उस पे आपको रोक लगेगा. और रिफ्लेक्टिव मतलब सोच विचार के. कॉन्टेक्स्ट अवेयर अप्रोच, अवेयर होके एकदम. नॉट ब्लाइंड एस्पिरेशन इज इसेंशियल फॉर नेविगेटिंग दिस प्रोफेशनल क्रॉस रोड. ठीक है, तो अब चल क्वेश्चन पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू पैसेज विच क्वालिटी इज मोस्ट क्रूशियल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप? ओबीडियंस, रिजिलियंस, डेलीगेशन या फिर कॉन्फॉर्मिटी? तो ऊपर पढ़ा था क्या था, रिजिलियंस था, है ना. रिजिलियंस चाहिए जल्दी से प्रॉब्लम सोल्व करके निकलने के लिए. Why is employment often psychologically comforting as per the passage? जो employment है वो comforting क्यों होता है, क्यों होता है भाई, क्यों होता है? It provides hierarchy, क्योंकि आपको ये hierarchy provide करता है और इसमें कम रिस्क होता है. ठीक है, it provides hierarchy मतलब कि यहाँ जाना है फिर इसके बाद ये होगा. एंटरप्रेन्योरशिप में तो रिस्क होता है, वोलेटाइल मार्केट होता है. इट प्रोवाइड्स हायरार्की एंड रिड्यूस रिस्क. हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब सोसाइटल व्यूज टुवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप? सोसाइटी का क्या व्यू है
इंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो स्केप्टिकल अंटिल प्रूवल सक्सेसफुल है ना, जब तक कि वो सक्सीड नहीं कर जाते तब तक वो शक ही करते रहते हैं। देखो यहाँ पे ये लाइन, ठीक है। वाइल इंटरप्रेन्योरल इंडेवर्स ऑफन परसीव्ड एज रेकलेस और अनस्टेबल अंटिल दे सक्सीड, है ना, जब तक सक्सीड ना कर जाए। तो ऑप्शन फोर्थ। What is implied by the absence of assured income in context of entrepreneurship? इसका मतलब क्या है कि जो entrepreneurship में है आपको assured income नहीं है, हाँ? इसका मतलब क्या है? चार ऑप्शन है ना। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज वर्क वॉलेंटरीली, नो फिक्स्ड सैलरी और स्टेबल कैश फ्लो, प्रॉफिट्स आर ग्रांटेड फ्रॉम स्टार्ट, इनकम इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको कोई फिक्स सैलरी और स्टेबल कैश फ्लो नहीं मिलेगा, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप में। बी, व्हाट डज द वर्ड डिक्टोमी इन द पैसेज मीन? डाइक्टोमी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दो जो कंट्रास्टिंग चीज है ना उसके बीच का डिफरेंस। अ क्लियर डिवीजन बिटवीन टू कंट्रास्टिंग थिंग्स इज कॉल्ड डिक्टोमी। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। तो आपने पढ़ा होगा एक फ्रेज होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू और विथ अ व्यू टू। तो इन सब के बाद क्या लगता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। तो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, लुक फॉरवर्ड टू होता है, एडिक्टेड टू होता है, हैबिचुएटेड टू होता है, ठीक है, विथ अ व्यू टू। ये सारे कुछ फ्रेज हैं जिनके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। टू तो लगेगा ही, फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, मीटिंग यू सून, ओके, ये आंसर होगा। द जज डिक्लेयर द प्रिजनर एज गिल्टी। देखो यहाँ पे डिक्लेयर्ड एज गिल्टी नहीं होगा, सिर्फ होगा कि उसने उसको घोषणा किया कि वो गिल्टी है। यहाँ पे एज जो है वो एक्स्ट्रा। द जज डिक्लेयर द प्रिजनर ओनली गिल्टी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। द जज डिक्लेयर द प्रिजनर गिल्टी। रवि सेड आई लाइक दिस पेन। तो इसको क्या करना है? इनडायरेक्ट में करना है ना। रवि सेड ही लाइक्ड दिस का तो डैट हो जाएगा, तो ही लाइक्ड, रवि सेड ही लाइक नहीं होगा, ही लाइक नहीं होगा। रवि सेड ही लाइक्ड दैट पेन, ऑप्शन नंबर ए। रवि सेड ही लाइक्ड दैट पेन, ओके। हाँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द जज सेड डैट जस्टिस मस्ट बी सर्व एट एनी कॉस्ट। जज ने कहा कि जस्टिस मिलना चाहिए कोई भी कॉस्ट पे। तो द जज सेड, सेड द जज, सेड द जज, द जज सेड, चारों ऑप्शन अभी हो सकता है। जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड एट एनी कॉस्ट, देखो यहाँ पे मस्ट बी लगा है, तो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे मस्ट बी है तो क्या होगा आंसर? द जज सेड दैट जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड एट एनी कॉस्ट। देखो यहाँ पे मस्ट बी लगा है तो कोई मस्ट वाला भी होना चाहिए। जस्टिस शुड बी सर्व्ड एट एनी कॉस्ट, वी सर्व जस्टिस एट एनी कॉस्ट। वन मस्ट, देखो यहाँ पे वन तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी ही सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर की में भी यही था। जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड एट एनी कॉस्ट, द जज सेड। जज ने क्या कहा कि जो जस्टिस है वो हर एक कॉस्ट पे जो है देना चाहिए, ठीक है। ये रहा सेंटेंस अरेंजमेंट का, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। क्या दिया गया है? देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे माउस से। द रैपिड स्प्रीड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट अ मेजर चैलेंज टू पब्लिक डिस्कोर्स, ठीक है। जो बहुत जल्दी मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है ना सोशल मीडिया पे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है, पढ़िए। दिस मेथड इन्वॉल्व्स, अभी ऊपर पढ़े तो कोई मेथड तो बताया नहीं गया है, तो ये नहीं होगा। दिस फिनोमिनन, हाँ इससे ये जुड़ रहा है, दिस फिनोमिनन कैन इरोड पब्लिक ट्रस्ट। देखो पहला वाला बोल रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलेगा और उससे क्या होगा? दिस फिनोमिनन कैन इरोड पब्लिक ट्रस्ट इन न्यूज सोर्सेज एंड अंडरमाइन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो ये कर सकता है, इसका ये जो है इफेक्ट हो सकता है कि ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, ये दोनों के कारण एज ए रिजल्ट
प्रोफेशनल फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इमर्ज। इसी के कारण क्या हुआ है कि जो प्रोफेशनल फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जो फैक्ट को चेक करके उसको पास करेगा, हैव इमर्ज्ड अ क्रिटिकल लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट प्रोलिफरेशन ऑफ फॉल्स नैरेटिव। कि ये क्या करेगा, डिफेंस करेगा अगेंस्ट ये जो फॉल्स नैरेटिव है ये ज़्यादा फैले ना। तो देखो पहले 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और फिर 2। और दिस मेथड, और ये मेथड में होता क्या है, 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर ये वाला होगा। दिस मेथड इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट, फैक्ट को वेरीफाई करेगा, क्लेम को सोर्सेस टू प्रोवाइड अ क्रेडिबल असेसमेंट ऑफ एक्यूरेसी, ताकि एक क्रेडिबल असेसमेंट मिल सके एक्यूरेसी के लिए। तो 1 3 4 2 पहले यही इंट्रोड्यूस कर रहा है। और मिस इन्फॉर्मेशन है ना, सोशल मीडिया पे फैलेगा तो, और ये फिनोमिनन क्या कर सकता है, पब्लिक ट्रस्ट को इरोड करेगा। इसी कारण से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इमर्ज हुए हैं, और ये करते क्या हैं, ये फैक्ट वैक्ट चेक करते हैं, ठीक है। 1 3 4 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये लास्ट है। रिसर्च, देखो यहाँ पे दिस है, द फाइंडिंग्स है, द फाइंडिंग से शुरू नहीं होता, दिस है, इट है, तो ये सेकंड से शुरू होगा, ठीक है। सेकंड वाला देखो एक ही ऑप्शन है। आप देखो ना, इट इज अ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, दिस कैन बी आइदर थियोरिटिकल, कौन दिस, द फाइंडिंग्स, देखो द फाइंडिंग्स लगा है मतलब पहले फाइंडिंग्स का बात किया होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड से शुरू होगा। रिसर्च देखो सेकंड से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। रिसर्च इज ए फाउंडेशनल पिलर ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस, मतलब कि रिसर्च जो है वो एक पिलर है एकेडमिक और साइंटिफिक प्रोग्रेस का। अब देखो इट इज अ प्रोसेस, क्या है ये इस प्रोसेस में, इट इज अ प्रोसेस डेट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और कंफर्म एग्जिस्टिंग वंस। और ये प्रोसेस में होता क्या है, रिसर्च में क्या होता है, तो हम लोग जो है कोई सब्जेक्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, और वो भी कैसा इन्वेस्टिगेशन, एक ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं कि जो आपके मन में है वो लिखा, ऑब्जेक्टिव जो फैक्ट्स पे आधारित है, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट, और जो एग्जिस्टिंग वन है उसको कंफर्म करने के लिए। तो रिसर्च है, और ये क्या प्रोसेस है इसके बारे में बताया 2 1, उसके बाद 3 आएगा। और ये कैसे हो सकता है, ये आइदर थ्योरिटिकल हो सकता है, एमिंग टू एक्सपैंड नॉलेज, या फिर अप्लाइड हो सकता है, मतलब प्रैक्टिकल, सीकिंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। और फिर इसके बाद क्या होता है, द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन आर देन डॉक्यूमेंटेड, फिर इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, पीयर रिव्यूड टू इंश्योर वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी। और जो पीयर होते हैं मतलब साइंटिस्ट के और जो कलीग्स होंगे, फ्रेंड होंगे, वो इसको रिव्यू करते हैं ताकि वैलिडिटी रहे, क्रेडिबिलिटी रहे। ओके।